अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी इंसान का कत्ल सिर्फ इसलिए हो गया कि उसे नींद आ गई, तो आप क्या कहेंगे? आज की कहानी कुछ ऐसी है, बहुत ही अजीब, चौंकाने वाली। यह मामला है मुंबई का। तारीख है 5 दिसंबर 2016, 5 दिसंबर 2016 की। मुंबई के एक रिहायशी इलाके में देर रात करीब 3:30 बजे, कुछ लोग इसे सुबह भी कहते हैं, तो अर्ली आवर्स जिसे हम कहें, 3:30 बजे एक फ्लैट के ऊपर के माले से लोगों को आग की लपटें और धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। देर रात को इस तरह का मंजर किसी फ्लैट से, आप समझिए कितना भयानक होगा, कितना डरावना होगा। आस पड़ोस के लोग फौरन जो है उस बिल्डिंग के पास पहुंचे और वहां रहने वाले दूसरे लोगों को जगाया। और जैसे ही लोगों की नींद खुली, लोगों ने देखा कि वाकई ऊपर के कमरे से आग की तेज लपटें निकल रही हैं। इस फ्लैट में बेसिकली 2 फ्लोर्स थे और नीचे के फ्लोर में जो है पेरेंट्स रहते थे, और जिस फ्लोर में, जिस कमरे में आग लगी हुई थी, उस कमरे में उनकी बेटी रहती थी। बेटी की उम्र यही तकरीबन 25-26 साल के आसपास की होगी। तो लोगों ने जब ये बात उस लड़की के पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स बदहवास ऊपर के फ्लोर में गए, आसपास के लोग आए। उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटी को जगाएंगे क्योंकि बेटी कमरे में सो रही है, कमरे में आग लग चुकी है। लेकिन जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरा जो है वो बाहर से लॉक किया हुआ है। लॉक मतलब ताले से नहीं, चिटकिनी से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्टेड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से वो कमरा बंद किया हुआ था। घर वाले बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने किसी तरह कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा धुआं ही धुआं भरा हुआ है, और जो किताबें वो लड़की की थी, वो लड़की पढ़ती थी अपने कमरे में, उन किताबों का और उसके सारे सामान जो हैं उसकी एक ढेर जो है वो कमरे में लगी हुई थी, और उस ढेर में आग लगी थी और काफ़ी तेज़ी से पूरे कमरे में धुआं फैल रहा था, आग की लपटें जल रही थी। इसी के साथ लोगों ने ये देखा कि जो उस कमरे में रहने वाली लड़की है, यानी बेटी घर की, वो जो है बिल्कुल बिना कपड़ों के बेसुध फ्लोर पर पड़ी हुई है, फर्श पर, और उसके गले में जीन्स कसकर किसी ने बांध रखी है। वही जीन्स जो जीन्स उसने खुद पहनी थी, यानी उसी के जीन्स से किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। यह बहुत ही भयानक मंजर था। आस पड़ोस के लोगों की मदद से उस लड़की के मम्मी पापा ने किसी तरह लड़की को उसके रूम से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर गए, मगर अफसोस कि लड़की की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया, और जब उस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मौत की वजह जो है वो गला घोंटा जाना है, यानी स्ट्रैंगुलेशन, और जिसके निशान मौका वारदात पर पहले ही पुलिस को मिल चुके थे, उसके गले में लिपटे जीन्स की सूरत में। और जिस तरह से उस लड़की के पूरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसे देखकर यह शक था डॉक्टरों को, लोगों को, कि शायद लड़की के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये शक भी बिल्कुल सही निकला। उस लड़की की हत्या किए जाने से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, रेप की घटना हुई थी। तो ये अपने आप में बहुत ही डरावनी बात भी थी, क्योंकि ऐसा कौन हो सकता है जो रिहायशी इलाके में किसी फ्लैट में घुसकर किसी लड़की के कमरे के अंदर जाकर उसे इस तरह से अपने गलत इरादों का शिकार बनाए और वहाँ से फरार हो जाए, किसी को पता भी न चले। यह अपने आप में जितनी डरावनी थी उतनी ही रहस्यमयी बात थी। अब पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करनी थी और लड़की के गुनहगार यानी उसके रेपिस्ट और कातिल का पता लगाना था। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, और जांच शुरू में तो पुलिस बिल्कुल क्लूलेस थी, क्योंकि पुलिस को कोई ऐसा लीड इस मामले में नहीं मिल रहा था। मौका वारदात से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिससे उसे कातिल के बारे में कोई सुराग मिल पाता। तो एक तरह से ये मामला बिल्कुल ब्लाइंड ही था। लेकिन पुलिस ने जब आगे तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस ने उस बिल्डिंग में और बिल्डिंग के आसपास के दूसरे इलाकों में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की स्कैनिंग करने का फैसला किया। घटना चूंकि 5 दिसंबर को हुई थी 2016 को, तो पुलिस 5 दिसंबर की रात से लेकर 6 दिसंबर की सुबह तक का जो फुटेज है, पुलिस ने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को पहली कामयाबी मिली। पुलिस ने देखा कि एग्जैक्टली उस इमारत के आसपास और जो पूरी लोकेलिटी है, जो रिहायशी इलाका है, वहाँ पर एक संदिग्ध तरीके से एक नौजवान रात के अंधेरे में घूम रहा है। और
ये वही कोई वक्त है रात के 1-1:30 का, और वो लड़का देर तक उस रिहायशी इलाके में घूमता हुआ, लोगों के कमरे में ताक झांक करता हुआ पुलिस को नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज में जब ये तस्वीर पुलिस को मिलती है तो पुलिस के शक की सुई उस पर जाकर टिकती है और पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि इस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया हो। अब पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से पूछती है वो तस्वीर दिखाकर, लेकिन कोई भी उस लड़के को पहचान नहीं पाता। यानी ये बात क्लियर हो जाती है कि वो लड़का कोई आउटसाइडर था जो इस रिहायशी इलाके में घुस आया था और वो लोगों के कमरे में, मकानों में ताक झांक कर रहा था। इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है पीपिंग टॉम, यानी दूसरों के कमरों में या दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में ताक झांक करने वाला। तो उस पीपिंग टॉम की अब मुंबई पुलिस को तलाश थी। उसकी तस्वीर लेकर मुंबई पुलिस जगह जगह घूम रही थी। उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी। इसी कोशिश में अब पुलिस ने अगले दिन जहां पर यह घटना हुई थी उसके आसपास के मार्केट में, आसपास के दुकानों में वो तस्वीर दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछताछ की। और जब पुलिस ने ये एफर्ट किया तो उस एफर्ट का पुलिस को पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। जल्द ही ये पता चल गया कि वो जो लड़का है वो एक सुनार है, सुनार का काम करता है, जिसे हम गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं इंग्लिश में, और वो पास के ही एक ज्वेलरी शॉप में कारीगर के तौर पर एम्प्लॉयड है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस फ़ौरन उस ज्वेलरी शॉप में पहुंची और ज्वेलरी शॉप के मालिक और वहाँ के दूसरे जो मुलाजिम हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उसकी तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या ये लड़का आपके यहाँ काम करता है। तो सारे लोगों ने उसे फ़ौरन पहचान लिया और दुकान के मालिक और दूसरे एम्प्लॉयज़ ने उसका नाम देवाशीष बताया और ये बताया कि देवाशीष जो है वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। देवाशीष धारा उस लड़के का नाम था। पुलिस ने पूछा कि देवाशीष इस वक्त कहाँ होगा। जब ये घटना हुई थी 5 दिसंबर, तब से लेकर देवाशीष तक पहुंचने में पुलिस को 3 से 4 दिनों का वक्त लग गया था। यानी देवाशीष के दुकान तक पहुंचने में 3 से 4 दिनों का वक्त लग गया था। अब जब पुलिस ने दुकानदार से पूछा कि अभी ये लड़का कहाँ है, तो दुकानदार ने बताया कि वो लड़का अब से कुछ रोज़ पहले पश्चिम बंगाल के लिए निकला है, अपने होम टाउन के लिए, और ये बता कर गया है कि उसके होम टाउन में उसकी ज़मीन के साथ किसी पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है उसकी ज़मीन को लेकर, और वो उसी लैंड डिस्प्यूट को, ज़मीन के झगड़े को सुलझाने के लिए अपने नेटिव यानी होम स्टेट, होम टाउन जा रहा है। किसी आदमी पर जब पुलिस को शक होता है और वो आदमी एग्जैक्टली उस लोकेशन पर नहीं मिलता, तब पुलिस का शक जो है वो और गहरा जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही था। मुंबई पुलिस को जिस देवाशीष पर शक था, जो सीन ऑफ क्राइम के इर्द गिर्द संदिग्ध तरीके से घूमता हुआ, ताक झांक करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो लड़का इत्तेफाक से अपनी दुकान पर नहीं था और वो ठीक 1-2 दिन पहले ही गायब भी हुआ था, अपने घर भी गया था। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरोबोरेट कर रही थी, यानी मिलती जुलती नजर आ रही थी। इसी बीच पुलिस ने यह तय किया कि वो अब 5 दिसंबर को, जिस रोज़ ये घटना हुई थी, उस रोज़ उस लड़के के वेयर अबाउट्स के बारे में पता करेगी कि वो कहाँ था, कब घर लौटा। और इसी इरादे से उसने उसी ज्वेलरी शॉप के पास में एक रेंटेड एकोमोडेशन में, जहाँ पर वो देवाशीष धारा नाम का लड़का एक किराए के मकान में रहता था, उस रेंटेड एकोमोडेशन में, उस मकान में पुलिस पहुंची। देवाशीष वहाँ एक और लड़के के साथ रूम शेयर करता था, यानी दोनों रूममेट्स थे और वहीं रहकर काम करते थे। इस लड़के से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि जहाँ तक उसे याद है 5 दिसंबर को देवाशीष रात को काफ़ी देर से घर आया था, यही तकरीबन 3-3:30 बजे। और जब वो इतनी देर से आया तो उस रूममेट ने बताया कि उसने देवाशीष से ये पूछा भी था कि तुम इतनी रात आ रहे हो, अब तक तुम कहाँ थे, लेकिन देवाशीष ने कोई आंसर, कोई जवाब उसके इस सवाल का नहीं दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। इतनी बात जो है उस रूममेट ने देवाशीष के बारे में पुलिस को बताई, और ये बात, उस रूममेट का ये कहना भी इस स्टोरी को थोड़ा और सपोर्ट कर रहा था, सब्सटेंशिएट कर रहा था, जिसमें पुलिस का शक देवाशीष की गतिविधियों पर, 5 दिसंबर की रात की गतिविधियों पर गहरा रहा था। पुलिस को लगने लगा कि ज़रूर देवाशीष ही वो उस जगह पर होगा और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन देवाशीष अभी था नहीं। तमाम सबूत पुलिस धीरे धीरे ही सही मुंबई में जुटा रही थी, और जब पुलिस को लगा कि अब देवाशीष को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है तो पुलिस की एक टीम, मुंबई पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और पश्चिम बंगाल से देवाशीष को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया।
हालांकि गिरफ्तारी के वक्त देवाशीष ने खुद को बेकसूर बताया और उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने कमरे में था, डिनर करने के लिए गया था अपने काम के बाद और उसके बाद घर आकर सो गया। लेकिन उसके झूठ की पोल तो खैर उसके रूममेट ने पहले ही खोल दी थी। ऊपर से उसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी जो है पुलिस के पास मौजूद थी, जिन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए पुलिस ने न सिर्फ उसे कन्फ्रंट किया बल्कि जब उसे इंटरोगेट किया तो पुलिस की हिरासत में उसे अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। हालांकि सार्वजनिक तौर पर जब भी उससे कभी किसी ने पूछा तो उसने इस जुर्म में अपना हाथ होने की बात से इनकार किया। लेकिन चूंकि पुलिस जब जांच कर रही थी, अदालत में उसके जुर्म को साबित भी करना था। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज उस रिहायशी इलाके में, उस सीसीटीवी फुटेज में उसके दिखने भर से अपराध में उसके शामिल होने की बात की पुष्टि नहीं होती थी, ये साबित नहीं होता था। तो पुलिस को साइंटिफिक एविडेंस जो है वो पुलिस को जुटाने थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने पोस्टमार्टम तो करवाया ही था, पुलिस ने कुछ डीएनए सैंपल भी कलेक्ट करके रखे थे और ये डीएनए सैंपल उसी कमरे के थे जिस कमरे में ये इंसिडेंट हुआ था। यानी उस कमरे में और कौन कौन मौजूद था घटना के वक्त, क्या देवाशीष नाम का ये लड़का उस कमरे में था भी या नहीं, ये जानना पुलिस के लिए चुनौती थी। तो पुलिस ने उस कमरे की बेडशीट से कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे और जब देवाशीष अरेस्ट हुआ तो उससे भी डीएनए सैंपल पुलिस ने प्रोक्योर किए, हासिल किए और इसके बाद उन सैंपल को जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भिजवाया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, अच्छा इस सेंस में कि कम से कम आपको जानकर ये राहत मिलेगी कि वो जो इन्वेस्टिगेशन था डीएनए का, उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये पता चल गया कि पुलिस जिस देवाशीष को कल्प्रिट मान रही थी वही उस कमरे में था, क्योंकि उसके डीएनए के सैंपल जो है वो उस लड़की के रूम से भी बरामद हो गए थे, उसके बेडशीट से बरामद हो गए थे और ये अपने आप में एक बहुत कंक्रीट एविडेंस था। अब देवाशीष से जब वो पूरी तरह से घिर गया, डीएनए सैंपल पुलिस के हाथ लग गया, जब उसके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो पुलिस ने फिर उससे पूछा कि उस रात की कहानी बताओ। तो फिर इस लड़के ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ है। देवाशीष जो है वो अक्सर घर से दूर अकेला रहता था और वो अक्सर उसकी एक आदत थी, वो लोगों के मकानों में, कमरों में ताक झांक किया करता था। उस रात को जब वो अपने ज्वेलरी शॉप से बाहर निकला तो बाहर ही उसने एक ढाबे में डिनर किया और डिनर करने के बाद वो अपने इसी आदत के मुताबिक मोहल्ले में घूमता रहा, लोगों के घरों में देखता रहा, ताकता झांकता रहा, जो उसकी आदत थी पीपिंग टॉम वाली। और इसी सिलसिले में घूमता हुआ वो उस फ्लैट के पास भी पहुंचा जहां पर ये लड़की रहती थी। इत्तेफाक से कमरों में ताक झांक करता हुआ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता था, क्या वो ऐसे ही किसी सॉफ्ट टारगेट की तलाश में था या वो कुछ चोरी वगैरह करना चाहता था, ये तो वही जानता है या शायद ऊपर वाला जानते हों। वो जो है अपनी आदत के मुताबिक उस रिहायशी इलाके में घूम रहा था, ताक झांक कर रहा था और इसी कड़ी में वो उस कमरे में भी पहुंचा जिस कमरे में लड़की अकेली रहती थी ऊपर के फ्लोर पे। और जैसे ही उसने उस दरवाजे को हल्का सा पुश किया, दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही उसने अंदर देखा कि एक लड़की सो रही है। इसके बाद देवाशीष के मन में जो शैतान था वो जाग गया और उसने इस लड़की को एक सॉफ्ट टारगेट समझा और फौरन उसे जाकर ओवरपावर किया। एक लड़की जो अपने कमरे में निश्चिंत होकर सो रही थी दिन भर की थकान के बाद, मेहनत के बाद, उस लड़की के साथ उसने न सिर्फ रेप किया बल्कि उसके जुर्म का खुलासा न हो, लोगों को उसके बारे में पता न चले, इसी इरादे से उसने लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके पूरे कमरे में सारी चीज़ें इकट्ठा करके आग लगा दी ताकि कमरा पूरी तरह जल जाए, सबूत मिट जाए और उसे कभी कोई गिरफ्तार न कर सके। लेकिन आग की लपटें जब लोगों ने देखी और उसके बाद लोगों ने इसके बारे में शोर मचाया और फिर कैसे ये मामला खुला ये तो आपको पता है। लेकिन इसी कहानी का एक और पहलू है, वो ये है कि 4 और 5 दिसंबर को अपने काम से लौटने के बाद ये जो लड़की है, बेसिकली ये लड़की पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और वो अपने काम से लौटने के बाद अपनी एक सहेली के साथ अपने कमरे में आई थी। इस लड़की ने उस रोज़ एक नई सैंडल ली थी और वो अपनी ये छोटी सी खुशी जो है अपने उस फ्रेंड के साथ साझा करना चाहती थी। तो ये पीड़ित लड़की 5 तारीख की रात को अपनी एक सहेली को लेकर अपने कमरे में आई थी और वो देर तक, बल्कि 4 तारीख की रात को वो देर तक बैठकर जो है दोनों सहेलियां आपस में बातें करती रही और रात को तकरीबन 12:45 बजे यानी 12:45 उसकी सहेली जो है अपनी दोस्त से बातचीत करने के बाद वहाँ से चली गई और उसने इस पीड़ित लड़की से ये कहा कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, रात काफ़ी हो गई है, मैं अपने घर जा रही हूँ। पीड़ित लड़की तब तक अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी
रिलैक्स कर रही थी और उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ, मैं कमरा बंद कर दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से या इत्तेफाक से हुआ ये जो पीड़ित लड़की है वो बिस्तर पे बैठे बैठे उसे पता नहीं कब गहरी नींद आ गई और वो वहीं सो गई और कमरे का दरवाज़ा वो बंद तो रहा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वो भिड़का हुआ तो था लेकिन अंदर से वो बोल्टेड नहीं था, उसमें चिटकिनी नहीं लगी थी, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था। और इत्तेफाक देखिए कि ये देवाशीष धारा नाम का ये जो लड़का है पीपिंग टॉम, ये उस रात को घूमता हुआ उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे पर हल्के से हाथ मारा, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। अगर उस रात इस पीड़ित लड़की को नींद इतनी गहरी नहीं आई होती और अगर उसने थोड़ी सी सुरक्षा बरतते हुए अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच गई होती, उसके साथ रेप जैसी भयानक वारदात नहीं हुई होती। तो एक छोटी सी लापरवाही या हम यूं कहें कि थोड़ा सा सजग न होना एक लड़की की ज़िंदगी पर कितना भारी पड़ा, इस कहानी को देखकर सुनकर हम सारे लोग समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये घटना थी 5 दिसंबर 2016 की और इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद 2019 में पुलिस ने जो तफ्तीश की उसकी रोशनी में आखिरकार मुंबई की एक अदालत ने देवाशीष धारा नाम के इस लड़के को फांसी की सज़ा सुनाई। फिलहाल ये मामला मुंबई हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में रैदर लंबित है और फांसी की सज़ा पर आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरा वाकया जिसमें एक लड़की की नींद उसकी मौत की वजह बन गई। इस कहानी को सुनने और जानने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें कितना सजग सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस पर आप अपनी राय दें तो बहुत अच्छा होगा।